मैं मौत हूँ। हाँ, वही जो तुम्हारी नींदों में सरसराती है, जो तुम्हारे खौफ में सांस लेती है और जो हमेशा हर दास्तान के इख्तिताम पर अपना नाम लिख जाती है। लेकिन जानते हो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मैं न जालिम हूं, न ही सितमगर। मैं तो बस एक काम करने वाला हूं, ऐसा काम जिसे कोई नहीं बचता। न बादशाह, न फकीर, न बच्चे, न माँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूं, एक ऐसी कहानी जो मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने बाजुओं में समेटी और अपनी यादों में दफन की। ये कहानी एक लड़की की है, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था लीजल, जिसकी आंखों में एक दुनिया छुपी थी, जिसके दिल में ऐसे सवाल थे जिनके जवाब शायद जमीन पर किसी के पास ना थे। ये वो लड़की थी जो किताबें चोरी करती थी, लेकिन चोरी की ये किताबें सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं थी। ये उसकी जिंदगी थी, उसकी निजात। मैंने उसे पहली बार एक सर्द सुबह को देखा, सफेद बर्फ के दरमियान एक बाप उड़ाती रेलगाड़ी और उसके कदमों में पड़ा उसका छोटा भाई, बेजान, खामोश, हमेशा के लिए सोया हुआ। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों में खालीपन था, जैसे रूह कहीं बहुत पीछे रह गई हो। और लीजल वो खामोश खड़ी रही, न चीख, न सवाल, न आंसू। जो वक्त से बड़ी थी। और तब वो किताब गिरी। कोई दफन करने वाला शायद भूल गया था, या शायद किस्मत ने गिराई थी। द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। लीजल ने वो किताब उठा ली। शायद उसे तब अल्फाज की अहमियत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उस लम्हे उसने अपने अंदर एक दरवाजा खोल लिया था। ऐसा दरवाजा जिसके पीछे दर्द भी था, सुकून भी। वो किताब उसके हाथ एक नाज़ी परवरिश घर ले जाई गई। एक नए शहर, एक नए नाम, एक नई जिंदगी में। वो जानती थी कि अब वो अपनी माँ के साथ नहीं रहेगी और ना ही अपने भाई के साथ। उसे एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के दरमियान रहना था। लेकिन वो किताब उसके साथ थी। यहां से कहानी शुरू नहीं होती, यहां से एक दुनिया बनती है। ऐसी दुनिया जहां अल्फाज कीमती हो जाते हैं और मोहब्बत छुप कर सांस लेती है। ये कहानी मैं मौत तुम्हें सुनाऊंगा, लफ्ज ब लफ्ज, दर्द दर दर्द। और जब तुम उसको आखिर तक सुनोगे, शायद तुम मेरे बारे में वो सब भूल जाओगे जो तुमने सुना है, क्योंकि इस बार मैंने किसी की रूह लेने नहीं, पर किसी की कहानी सुनाने के लिए कलम उठाया है। रेलगाड़ी की विसल खत्म हो चुकी थी। बर्फ अब पीछे रह गई थी, लेकिन सर्दी वो अब भी लीजल के दिल में थी। कार आहिस्ता आहिस्ता एक पतली गली में दाखिल हुई। छोटे छोटे घर, भूरे दरवाजे,
खिड़कियों पर साए और दीवारों पर गुर्बत का रंग। ये थी हिमल स्ट्रीट। हिमल जर्मन में जन्नत कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये जन्नत नहीं थी। ये वो जगह थी जहां जन्नत सिर्फ नाम में थी, जिंदगी में नहीं। गाड़ी रुकी और दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी थी। ऊंची आवाज, मजबूत बाहें और जबान पर वो कड़वाहट जो वक्त की मारी होती है। राजा, यही है लड़की, उसने कहा और लीजल को यूं देखा जैसे वो कोई भटकी हुई गठड़ी हो जिसे जिंदगी ने पनाह के लिए भेज दिया हो। लेकिन राजा के पीछे एक और शख्स खड़ा था, खामोश, दराज कामत, आंखों में नरमी और हाथ में एक एकॉर्डियन मौसीकी का साज। हैंस, वो कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़ा और अपना हाथ लीजल की तरफ बढ़ाया। ये हाथ सर्दी से गर्म था, खामोशी से भरा हुआ और इतना सच्चा कि लीजल ने थोड़ा सा सांस लिया। कमरा सादा था, दीवारों पर रंग उखड़ा हुआ, फर्श लकड़ी का और खिड़की से आती रोशनी जैसे ये कह रही हो कि आरजी अंधेरा है, थोड़ी रोशनी भी है यहां। लीजल ने अपना छोटा सा थैला रखा और जिंदगी के दूसरे हिस्से में कदम रख दिया। राजा एक सख्त औरत थी, उसकी मोहब्बत छुपी हुई थी और उसकी नाराजगी नुमाया। लेकिन हैंस, वो हर रात एकॉर्डियन बजाता, नरमी से कहानियां सुनाता और फिर एक रात लीजल की किताब निकाल कर कहा, आओ पढ़ना सीखते हैं। वो किताब कब्र खोदने वाले का हिदायतनामा। कितनी अजीब बात थी कि एक मुर्दा भाई की जुदाई के बाद पहली किताब जो लीजल ने छुई वो कब्रों से मुताल्लिक थी। मगर इस किताब में जो था वो जिंदगी थी, नए अल्फाज, नए रास्ते और एक ताल्लुक, बाप बेटी का नहीं, जो खून से नहीं, मोहब्बत और लफ्जों से बंधा था। लीजल अक्सर रात को डर कर जाग जाती, पसीने में भीगी हुई और आवाजें देती। हैंस उसके पास आता, खामोश बैठता, दीवार पर उंगली से अल्फाज लिखता, आज हम ये नया लफ्ज सीखेंगे। और यूं धीरे धीरे लीजल ने रोना छोड़ा और लफ्जों से दोस्ती करना सीखा। हिमल स्ट्रीट पर दिन सादा गुजर जाते थे। सुबह धुंध से भरी होती, दोपहर फाके से और शामें खामोशियों में लिपटी हुई। लेकिन एक दिन लीजल की गली में एक शोर सा आया, एक हंसी, एक चैलेंज, एक आवाज, आओ दौड़ में मुकाबला करते हैं। वो लड़का जो नंगे पांव दौड़ रहा था, जैसे जमीन भी उसकी जिद से डर जाए। बाल जर्द जैसे किसी लीमू की छाल और आंखों में वो चमक जो कहती थी, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। उसका नाम था रोडी स्टाइनर। रोडी वो था जो हर बात को खेल बना देता था। वो हर दिन, हर गली, हर दिल में मुस्कुराहट डालने का हुनर जानता था। और जब उसने लीजल को पहली बार देखा, उसे लगा जैसे वह खुद को देख रहा हो, बस थोड़ा खामोश, थोड़ा जख्मी, थोड़ा उलझा हुआ। तुम किताबें पढ़ती हो?
रूडी ने पूछा। लीजल ने सर झुका दिया। शर्म, दुख और थोड़ा सा फख्र तीनों एक साथ थे। किताबें अच्छी होती हैं, बस चोरी ना करना, रूडी ने हंसते हुए कहा। लेकिन वो जानता नहीं था कि चोरी की गई वो किताबें किसी की रूह बचा सकती हैं। रूडी और लीजल का रिश्ता खेल से शुरू हुआ, चाहे वो फुटबॉल हो या बर्फ की लड़ाई। रूडी वो दोस्त था जो हाथ पकड़कर हंसा देता, और लीजल वो दोस्त थी जो खामोशी से दिल को सुन लेती। कभी वो दोनों नदी के किनारे बैठते, कभी सड़कों पर दौड़ते और कभी सिर्फ खामोश होकर आसमान को तकते। एक दिन रूडी ने यूं ही पूछ लिया, तुम मुझे किस दोगी? लीजल ने चौंक कर रूडी को देखा और कहा, नहीं। रूडी ने हंसकर कहा, एक दिन तुम दोगी जरूर। ये दोस्ती का वादा नहीं था, ये एक मासूम जिद थी। रूडी लीजल के दिल में आहिस्ता आहिस्ता बस रहा था, बगैर जोर दिए, बगैर मांगे, बस मौजूदगी से। और यूं हिमल स्ट्रीट पर एक कहानी और जुड़ गई, दोस्ती की, जिद की और चुपके चुपके बढ़ने वाली मोहब्बत की। दिन तेजी से गुजरते गए, मगर हर लम्हे में वो दोनों अल्फाज, दौड़ें, मुस्कुराहटें और किताबें बांटने लगे। किताबें जो अब लीजल सिर्फ पढ़ती नहीं थी बल्कि महसूस करती थी। जब फिजा में सुर्ख रंग उतरने लगे, जब आसमान पर प्यारे मौत के पंख फैलाने लगे, जब हर दरवाजा खुद को मजबूती से बंद कर ले, तब कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां दरवाजे दिल बन जाते हैं। हिमल स्ट्रीट का वही पुराना सा कमरा अब सिर्फ एक छत नहीं रहा था, वो एक छुपी हुई दुआ बन चुका था। एक रात जब सब सो रहे थे, हैज ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ एक अजनबी, नहीफ जिस्म, आंखों में नींद से ज्यादा खौफ और हाथ में एक खत। मैक्स, एक यहूदी, एक भागता हुआ साया, एक जिंदगी जो सिर्फ छुपने की मतलाशी थी। राजा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ होंठ भींचे, आंखें मोड़ी और तहखाने का दरवाजा खोल दिया। हैंस ने मैक्स को नीचे उतारा और लीजल ने बस दूर से देखा, ना सवाल ना सलाम, सिर्फ एक खामोश हैरत। अगले दिनों में लीजल अक्सर सीढ़ियों के पास बैठ जाती, कभी आवाज आती, कभी सांसों की थरथराहट, कभी एकॉर्डियन की बहुत धीमी धुन। एक दिन जब मैक्स ने आंख खोली तो सामने एक लड़की बैठी थी जो इसे बगैर बोले समझना चाहती थी। वो दोनों अल्फाज से जुड़े हुए थे, लेकिन मैक्स के लिए अल्फाज अब हथियार बन चुके थे, जिनकी बदौलत वो भागा, छुपा और अब सांस ले रहा था। और लीजल, उसके लिए अल्फाज अब जिंदगी का रास्ता बन रहे थे। एक दिन मैक्स ने एक पुरानी किताब के सफ़े मिटाए और इस पर अपनी कहानी लिखनी शुरू की। कहानी का नाम था द वर्ड शेकर, लफ्ज बोने वाले की कहानी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो दरख्तों पर लफ्ज उगाती थी और दुनिया उन लफ्जों से डरती थी क्योंकि उनमें मोहब्बत और सच्चाई थी। लीजल ने वो किताब पढ़ी, हर सफ़ा, हर सतर उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल कागज पर रख दिया हो। मैक्स लीजल से लफ्जों की बात करता और लीजल उसे जिंदगी की। वो उसे मौसम का बताती, गली में बच्चों की आवाजें और वो सब कुछ जो मैक्स के लिए छिन चुका था। लीजल की आवाज में वो रोशनी थी जिसे मौत भी छू नहीं सकती, और मौत वो तहखाने के बाहर से गुजर जाती, रुक कर सुनती, फिर चुपचाप आके बढ़ जाती, क्योंकि कुछ आवाजें खौफ को पीछे छोड़कर जिंदा रहती हैं। दुनिया बदल रही थी। जर्मनी के आसमान पर अब परिंदे नहीं उड़ते थे,
बल्कि तैयारे उठते थे जिनके परों के नीचे मौत झूलती थी। हर रात सायरन बजता, लोगों के कदम दौड़ने लगते और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजती, पनाह लो, पनाह लो। हिमल स्ट्रीट के लोगों के लिए अब मामूल बन चुका था, लेकिन लीजल के लिए हर बार एक नई खौफ की लहर होता। हर सायरन के साथ वो सोचती, क्या ये मेरा आखिरी दिन है? क्या आज सब खत्म हो जाएगा? और फिर वो तहखाने में उतर जाती। लेकिन एक दिन जब सायरन जोर से बजा और सब लोग तहखाने में जमा हुए, वहां अंधेरा था, भीड़ थी और खामोशी भी। बच्चों की सिसकियां, बूढ़ों की दुआएं और लीजल अपनी आवाज को खो रही थी। तब अचानक उसने अपने बाजू में दबी किताब खोली और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में जैसे वक्त रुक गया, सांसें थम गईं। बच्चों ने रोना बंद किया, बूढ़ों ने आंखें खोल ली और वो लफ्ज तहखाने की दरो दीवार पर चिराग बन गए। ये पहला मौका था जब लीजल ने सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए पढ़ा। मैक्स, जो एक तरफ बैठा था, उसके चेहरे पर पहली बार नरमी की एक परछाई आई। राजा, जो हमेशा चुप रहती थी, उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। और हैंस, वो बस अपनी बेटी को देख रहा था, जिसके अंदर अब एक ऐसी रोशनी जाग चुकी थी जिसे बम, जंग या मौत छू नहीं सकती थी। जैसे ही सायरन बंद हुआ और लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, एक छोटा लड़का जो सिसक रहा था, उसने लीजल का दामन पकड़कर कहा, कल फिर पढ़ना। हाँ, ये कोई हुक्म नहीं था, ये गहरी इल्तिजा थी। एक बच्चा जो लफ्जों में सुकून ढूंढ रहा था। उसी दिन लीजल ने समझा कि उसकी चोरी की हुई किताबें अब सिर्फ उसकी नहीं रहीं। ये किताबें अब एक पनाहगाह थीं, जंग के बीच एक मोहब्बत का किला। रूडी ने हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ किताब चोर नहीं हो, अब तुम लोगों की मुस्कुराहट भी चुराती हो। लीजल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि शायद वो आज भी चोर है, मगर अब वो उम्मीद की चोर बन चुकी थी। दिन जैसे रुक गए थे, हवा में जैसे कोई बात नहीं रही। लफ्ज खामोश हो गए थे और तहखाने का वो दरवाजा अब हर रोज एक नए दर्द की दहलीज पर खुलता था। मैक्स, वो जो कभी लफ्जों से कागज रंग देता था, अब खामोश लेटा रहता था। न आवाज, न निगाह, बस सांसें, जैसे किसी दूर होती हवा की तरह, धीमी और कमजोर। लीजल दिल में कई बार सीढ़ियां उतरती, तहखाने में बैठती और अपनी चोरी की हुई किताब उसके सामने खोल कर पढ़ती। वो पढ़ती जैसे वो खुद जिंदा रहने के लिए पढ़ रही हो, और वो भी खामोशी में उसकी सांसों का जवाब दे रहा हो। एक दिन जब मैक्स ने हरकत करना छोड़ दी, लीजल की आवाज हिलने लगी। वो रुक गई, फिर किताब बंद करके सिर्फ उसे देखती रही। दिल में एक दर्द उठा, ऐसा दर्द जो चीख नहीं मारता, सिर्फ अंदर गिरता है और फिर लफ्जों से बाहर आता है, आंखों के किनारों से। उस रात लीजल ने पहली बार तहखाने की दीवार पर कुछ लिखा, बगैर किताब, बगैर स्याही, बगैर इजाजत। बस एक कोयला पकड़ा और लकड़ी की दीवार पर अल्फाज चढ़ते गए, मैक्स, जाग जाओ, ये किताब अभी मुकम्मल नहीं हुई, तुम्हारे लफ्ज अभी खत्म नहीं हुए, मैं तुम्हारे लिए पढ़ती रहूंगी,
जब तक तुम सुनो या वापस आ जाओ। राजा ने पहली बार उसे वहां रोते देखा। ना रूडी, न हैस, सिर्फ एक माँ जो कुछ बोल ना सके, बस वापस ऊपर जाकर एक कोर्डियन की धुन बजा दी और वो धुन तहखाने तक उतरती गई, जैसे कोई दुआ जो लफ्जों के बगैर मांगी जा रही हो। हैंस रात को देर तक बैठा रहा, एकोर्डियन हाथ में, लेकिन उंगलियां बेजान, क्योंकि जब बेटी का दिल टूटने लगे तो बाप की उंगलियां भी कांपती हैं। लीज़ल ने अब पढ़ना नहीं छोड़ा, बल्कि वो खुद कहानियां लिखने लगी, अपने लफ्जों से, अपने दिल से, और एक ऐसे दोस्त के लिए जो अभी जागा नहीं था। और मौत, वो तहखाने के करीब आती, लेकिन रुक जाती, क्योंकि लीज़ल की आवाज अब उसे भी रोकती थी। हर लफ्ज में एक इल्तिजा, हर जुमले में एक दुआ। दिन बदलने लगे थे, हवा में अब सर्दी कम थी और तहखाने की खामोशी में कभी कभी सांसों की थरथराहट सी महसूस होती थी। लीज़ल ने अब रोज नई कहानी सुनाना शुरू कर दी थी। वो दरख्तों से बात करती, आसमान का हाल सुनाती और कभी कभी रूडी का मजाक सुनाती, ताकि मैक्स मुस्कुरा दे अगर वो कहीं अंदर से सुन रहा हो। और फिर एक दिन जब वो पढ़ रही थी, एक लड़की जो अपने दोस्त के जागने के लिए कहानी कहती है, तब एक हल्की सी हरकत, एक जुम्बिश, मैक्स ने एक बार, बस एक बार अपनी आंख खोली। लीज़ल वहीं रुक गई, किताब हाथ से गिर गई, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। मैक्स ने कुछ नहीं कहा, बस आंख झपकी, लेकिन उस झपक में वो सब कुछ था जिसकी वो मुंतजिर थी। शुक्रिया, वापसी और मोहब्बत। उस दिन तहखाने में रोशनी ज्यादा थी, हालांकि बल्ब वही था। हैंस ने एकोर्डियन बजाया और हर सुर जैसे खुद ब खुद जुड़ता गया। राजा ने शोर किया, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी जो गालियों में छुपी हुई थी। उस रात जब सायरन बजा, जब सब तहखाने में दौड़े, तब मैक्स ने लीज़ल की तरफ देखा और बोला, आज तुम कहानी मत सुनाओ, आज मैं ख्वाब सुनाता हूं। और यूं ख्वाबों ने कहानियों को जोड़ लिया। एक बीमारी हार गई और एक लड़की की जिद जीत गई। हिमल स्ट्रीट पर हवा बदल चुकी थी, दिन कुछ गर्म, रातें कुछ कम खौफनाक, और तहखाना वो अब सिर्फ पनाहगाह नहीं रहा था, बल्कि एक नई रोशनी का घर बन चुका था। लेकिन एक भूख ऐसी थी जो रोटी से नहीं जाती थी, और वो थी लफ्जों की भूख। लीज़ल को अब लफ्जों से इश्क हो चुका था। वो हर नए लफ्ज को चखती, जैसे कोई नई खुशबू सूंघ रही हो या कोई ममनुआ फल चखने जा रही हो। और जब किताबें कम पढ़ने लगी, तब उसने एक नया फैसला किया। अब किताबें सिर्फ मांगी या पढ़ी नहीं जाएंगी, बल्कि चुराई भी जाएंगी। और रूडी, वो तो हर पागलपन में उसके साथ था। क्या आज भी चोरी पर चलें? रूडी पूछता। लीज़ल मुस्कुराकर कहती, चोरी नहीं, बचा रहे हैं लफ्जों को। उसका पहला हदफ था बर्मिंघम की लाइब्रेरी, वही बड़ी सी हवेली जिसकी मालकन की आंखों में खामोशी थी और गेट के पीछे किताबों की कतारें जैसे कोई खजाना हो। एक दिन लीज़ल दीवार फलांग गई, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और कदम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। वो अंदर पहुंची और एक किताब उठा ली। सर्दी की सीढ़ियों पर बैठकर पहला सफ़ा खोला और लफ्ज
اس کے اندر اترنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چوری ہے، لیکن اس لمحے اسے لگا کہ یہ کتاب خود اسے بلاتی ہے، جیسے لفظ بھی اسے تلاش کر رہے ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ انہیں تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آئی، روٹ نے پوچھا کیا ملا؟ لیزل نے کتاب ہلائی۔ ایک اور دنیا میرے ہاتھ میں۔ اور تب سے یہ ان دونوں کا کھیل بن گیا، لفظوں کی چوری۔ چاہے برف میں، بارش میں یا دھوپ میں، وہ دونوں نکلتے اور ہر بار ایک کتاب لیزل کے دامن میں چپ چاپ سما جاتی۔ صرف کتابیں نہیں، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے دل میں بھی لفظ چراتے جا رہے تھے۔ روڈی وہ تھا جو ہر بار کس مانگتا اور ہر بار خالی ہاتھ رہتا، لیکن وہ جانتا تھا ایک دن وہ لمحہ آئے گا جب لیزل خود آ کر کہے گی کہ آج لے لو۔ لیکن اس سے پہلے زندگی نے کئی اور موڑ دکھانے تھے، کیونکہ آگے لفظوں کا ایک میلہ لگنے والا تھا، مگر وہ لفظ خوشی کے نہیں، خوف، نفرت اور جنگ کے تھے۔ وہ دن ایک عام دن نہیں تھا۔ جرمنی کے آسمان پر سرخ جھنڈے لہرا رہے تھے، سڑکوں پر نازی فوجی ترتیب سے کھڑے تھے اور لوگ جیسے جذبے میں بہتے جا رہے تھے۔ لیزل اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ ہمل اسٹریٹ سے باہر ایک خالی میدان کی طرف جا رہی تھی، جیسے کسی میلے میں جا رہی ہوں، مگر یہ میلہ خوشی کا نہیں تھا، یہ نعرے، دھوئیں اور آگ کا تھا۔ میدان میں لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر تھا اور اس پر رکھی گئی تھی کتابیں، ہاں کتابیں، جیسے کوئی دشمن ہو جنہیں ختم کرنا ضروری ہو۔ اور پھر ایک شخص مائک پر چڑھا اور چیخ کر بولا، ہم ان کتابوں کو ختم کر رہے ہیں جو ہماری سرزمین، ہمارے نظریے اور ہماری خون کو آلودہ کرتی ہیں۔ ہم صرف ایک سچ مانتے ہیں، ہمارا سچ۔ آگ جلائی گئی اور لفظوں نے چیخنا شروع کیا۔ کتابیں جنہوں نے صدیوں تک دلوں کو جگایا، روحوں کو تھاما، اب جل کر راکھ ہو رہی تھیں۔ لیزل حیرت سے دیکھتی رہی، آنکھیں پھیلتی گئیں، سانس رک گئی اور دل جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ ایک کتاب زمین پر گر گئی تھی، اد جلی، اد محفوظ۔ لیزل کے قدم خود بخود اس کے پاس گئے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب کی نگاہیں آگ پر تھیں۔ اس نے جلدی سے کتاب اٹھائی، جلتی ہوئی راکھ میں سے، اور اپنے کوٹ کے نیچے چھپا لی۔ یہ چوری نہیں تھی، یہ رد عمل تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، تم جلا سکتے ہو کتابیں مگر لفظوں کو نہیں، تم سچ چھپا سکتے ہو مگر اسے مٹا نہیں سکتے۔ گھر واپس جا کر جب اس نے کتاب نکالی تو اس کی انگلیاں سیاہ ہو گئی تھیں اور صفحے گرم تھے۔ کتاب اب مکمل نہیں تھی، مگر لیزل جانتی تھی یہ جو بچا ہے وہ کافی ہے ایک نئی روشنی کے لیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، اس حویلی کی مالکن جہاں سے لیزل اکثر کتابیں چراتی تھی۔ اس نے دروازے پر ایک چپکے سے رکھ دیا، تم چاہو تو اندر آ سکتی ہو، ہمارے پاس بہت سی کتابیں ہیں جو جلائی نہیں جائیں گی۔ یہ تھا خاموش انکار، ایک عورت جو نازیوں کے نعروں سے چپ رہی مگر کتابوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ لیزل نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے موت بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی لفظ صرف صفحے پر نہیں ہوتے، یہ دل میں اگتے ہیں اور دلوں کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ میکس اب پھر سے سانس لے رہا تھا، مگر وہ سانس ایسی تھی
جیسے ہر لمحہ خطرے کے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ دن کا زیادہ تر وقت اب بھی وہ تہہ خانے میں گزارتا، لیکن راتوں میں اس کے خواب اسے آرام نہ کرنے دیتے۔ ایک خواب بار بار آنے والا، جہاں وہ رنگ بھری دیوار کے سامنے کھڑا ہوتا اور ہٹلر اس کے سامنے آتا، ہنستا اور پھر اسے دھکا دیتا۔ وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے اور پھر لڑتا ہے، اور پھر لڑتا ہے، ایک خیال سے، ایک خوف سے، ایک لفظ سے۔ ایک دن میکس نے تہہ خانے کی دیوار پر ایک سفید کاغذ چپکایا۔ اس پر لکھا، میں بھی لڑوں گا، لفظوں سے، کہانیوں سے اور خاموشیوں سے۔ لیزل نے اسے ایک پین دیا اور کہا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہم دونوں مل کر لکھ سکتے ہیں۔ اب روز رات کو تہہ خانے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ لگتا، جہاں لیزل کہانیاں سناتی اور میکس رنگ بھرتا، کبھی دیوار پر، کبھی پرانے کاغذ پر اور کبھی صرف آنکھوں میں۔ انہوں نے ایک نئی کتاب شروع کی جس کا نام تھا دل کے اندر کی دنیا۔ یہ کہانی کسی بادشاہ، کسی جنگجو، کسی جادوگر کی نہیں تھی۔ یہ کہانی تھی ایک یہودی اور ایک لڑکی کی، جو الفاظ کے ساتھ جینا سیکھ رہے تھے۔ باہر کی دنیا مگر بدلتی جا رہی تھی۔ نازی جلوس، ہتھیاروں کی گھن گرج، ہٹلر کی تصویریں اور سب سے بڑھ کر وہ خاموشیاں جو لوگوں کے گھروں میں چھپ گئی تھیں۔ رازاب کم بولتی تھی، ہانس اکثر دیر تک باہر رہتا اور لیزل گھر کے اندر باہر دونوں لڑ رہی تھی، اکیلی مگر الفاظ کے ساتھ۔ ایک دن جب لیزل نے دیکھا کہ سڑکوں پر ایک جلوس جا رہا ہے، یہودیوں کا قافلہ، چپ چاپ، تھکے قدموں اور آنکھوں میں خالی پن لیے ہوئے، میکس نے تہہ خانے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے دیکھا، پھر واپس بستر پر لیٹ گیا۔ لیزل اس کے پاس آئی اور آہستہ سے کہا، اگر تم کبھی باہر جاؤ تو وعدہ کرو تم واپس آؤ گے۔ میکس نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ کچھ وعدے صرف آنکھوں سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس صبح کچھ الگ تھا۔ ہمل اسٹریٹ پر نہ روٹی کی خوشبو تھی، نہ بچوں کی ہنسی، نہ رازا کی گالی، بس ایک عجیب خاموشی، جیسے ہوا بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ لیزل تہہ خانے میں تھی، میکس کے ساتھ۔ وہ معمول کے مطابق ایک کہانی پڑھ رہی تھی۔ آواز میں نرمی تھی اور آنکھوں میں وہ روشنی جو صرف محبت اور لفظوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اچانک سائرن بجا، لیکن اس بار سائرن پہلے سے بلند تھا، تیز، گہرا اور بے رحم۔ لوگ دوڑنے لگے، دروازے بند، کھڑکیاں اندھیری اور آسمان پر سائے تیرنے لگے۔ لیزل کو رازا نے پکارا، نیچے آ جاؤ فوراً، یہ مذاق نہیں ہے۔ سب تہہ خانے میں اتر آئے، ہانس، رازا، روڈی اور وہ بچے جو ہمیشہ ہنسا کرتے تھے، لیکن آج کوئی نہیں ہنسا۔ باہر آسمان چیخ رہا تھا، طیارے گرج رہے تھے اور اندر ہر دل دھڑک رہا تھا، اتنا تیز کہ الفاظ بھی پیچھے رہ گئے۔ لیزل نے میکس کا ہاتھ تھاما، یہ ختم ہو جائے گا، ہم ٹھیک رہیں گے۔ میکس نے سر ہلایا، لیکن دونوں جانتے تھے کچھ چیزیں ختم ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہیں۔ اچانک ایک دھماکہ، پھر دوسرا، اور پھر ایک ایسی گرج جو صرف باہر نہیں اندر بھی پھٹتی ہے۔ دیواریں ہلی، زمین کپ کپائی اور تہہ خانے کی روشنی جھپکنے لگی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی جو چیخوں سے زیادہ تیز تھی۔ لیزل نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ تھا کہ رکو۔ جب خاموشی چھا گئی اور سائرن تھم گیا،
लोग एक एक करके ऊपर जाने लगे। सड़क पर मलबा, दरो दीवार का नामो निशान मिटा हुआ, और हेमल स्ट्रीट जैसे कोई पुरानी तस्वीर बन चुकी हो। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देह वो लम्हा था जब लीज़ल ने अपने इर्द गिर्द देखा और सब कुछ खत्म हो चुका था। हैंस, राजा, रोटी, सब खामोश। लेकिन वो खामोशी मौत की नहीं थी, वो एक चीख थी जो अंदर से निकलने को तैयार थी मगर जबान पर नहीं आ सकी। लीज़ल जमीन पर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आखिरी किताब खोली और मलबे के बीच बैठकर पढ़ने लगी। क्योंकि अगर दुनिया टूट भी जाए तो लफ्ज बाकी रहते हैं। और मौत वो करीब ही खड़ी थी, नरमी से, हैरत से और शायद थोड़े से एहतराम के साथ। उसने कहा कि मैंने हजारों रूहें देखी हैं मगर इस लड़की की तरह किसी को लफ्जों से मोहब्बत करते नहीं देखा। आसमान साफ था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हिमल स्ट्रीट जहां कल तक जिंदगी गूंजती थी आज खामोश मलबा बन चुकी थी। पत्थरों के नीचे वो सब कुछ दफन हो चुका था जिससे लीज़ल जुड़ी हुई थी। लीज़ल अकेली धूल में लिपटी, कानों में धमाकों की बाज़गाश्त और आंखों में वो तस्वीरें जो कभी मदहम नहीं पड़ती। हैंस का वो हाथ जो एक्कॉर्डियन पर चलता था अब एक्कॉर्डियन के नीचे दबा पड़ा था। राजा की वो आवाज जो दिन रात कुछ ना कुछ कहती रहती थी अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। और रूडी, वो लड़का जो हर बार किस मांगता था और हर बार लीज़ल इनकार कर देती थी, अब वो पड़ा था खामोश, पुरसुकून, धुंधला। लीज़ल उसके पास गई, उसने उसके बालों को छुआ। अब वो बाल जिनमें धूप छुपा करती थी सर्द, बेजान, मिट्टी से अटे हुए थे। फिर आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से लीज़ल ने उसके माथे को चूमा। न हिचकिचाहट, न मज़ाक, न मुस्कुराहट, बस एक लम्हा जो पूरी कहानी का खुलासा बन गया। ये तुम्हारा वादा था ना रोटी, एक दिन मैं खुद आकर दूंगी, और आज ये तुम्हारा दिन है। वो मलबे पर बैठी एक्कॉर्डियन के पास और फिर वही किया जो सबसे बेहतर करती थी, पढ़ना। वो आखिरी किताब जिस पर मैक्स की उंगलियों के निशानात थे उसी को खोला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, जैसे वो सब सुन सकते हो, या शायद वो सब सुन भी रहे थे। जब फौज आई और बच जाने वालों को निकाला गया तो लीज़ल को एक खामोश, शिकस्ता सा साया नजर आया जो कैदियों के काफिले के साथ चल रहा था। जिस्म लागर, चेहरा जर्द, मगर आंखों में वही पहचान। मैक्स! लीज़ल दौड़ी, भागती गई, पुकारती गई, मैक्स, मैक्स! और वो रुका। भीड़ के बीच उसने आंखें उठाई, बेयकीनी, थकन और फिर रोशनी। लीज़ल! सिर्फ इतना बोला जैसे किसी ने उसकी रूह वापस लौटा दी हो। वो एक दूसरे से लिपट गए। न वक्त का होश, न सिपाहियों की आंख, न जंग, न फासले, बस दो दिल जो कहानियों के दरमियान पलकर बड़े हुए थे आज एक दूसरे की लम्स में बेदार हो रहे थे। लेकिन ये मिलाप ज्यादा देर ना रह सका। मैक्स को आगे धकेल दिया गया और लीज़ल पीछे रह गई, मगर अब उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके हाथों में मोहब्बत की आखिरी याद और दिल में एक कहानी थी जो उसे सुनानी थी। और मौत, वो फिर मौजूद थी, खामोश, मुतजस्सिस,
تھوڑا سا متاثر اس نے لیزل کو دیکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بس اتنا کہا، یہ لڑکی الفاظ کی چور نہیں تھی، وہ ان کی محافظ تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف صفحات پلٹ رہے تھے۔ دن بیت چکے تھے، جنگ تھم چکی تھی، نقشے بدل چکے تھے، اور لیزل وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد سفر، خاموشیاں، کتابیں اور یادیں سنبھال کر اب وہ ایک بستر پر تھی اپنے آخری لمحات میں، اور تب موت آئی۔ ہاں، وہی موت جو شروع سے کہانی سنا رہی تھی آج خود سامنے آئی، اور اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو ملبے میں لیزل نے لکھی تھی۔ جلے ہوئے کنارے، دھندلے حروف، اور اندر ایک مکمل دنیا۔ دا بک تھیف، کتاب چور۔ موت نے کتاب کھولی، صفحے پلٹے، لفظ پڑھتی گئی، اور دھیرے دھیرے ایک لڑکی کی روح میں روشنی کے دروازے کھلنے لگے۔ میں نے جنگوں میں ہزاروں مرنے والے دیکھے، موت نے کہا، بچوں کو ماں سے، محبت کو آگ سے، الفاظ کو دھوئیں سے بکھرتے دیکھا، لیکن لیزل، تم نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے چوری کی، لیکن صرف وہ جو بچا سکتا تھا۔ تم نے ہار مانی، لیکن کبھی لفظوں کے آگے نہیں۔ تم نے لفظوں سے محبت کی، اور وہی تمہاری نجات بنے۔ موت نے لیزل کی روح کو اپنے بازوؤں میں تھاما، نرمی سے، عزت کے ساتھ، جیسے وہ کسی جنگجو کا سامان اٹھا رہی ہو۔ اور تب اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک اور نئی کہانی تیار تھی، لیکن کہانی کے آخری جملے موت کے تھے، اور وہ آج بھی فضا میں گونجتے ہیں۔ میں اکثر انسانوں سے متاثر ہو جاتا ہوں، لیکن میں ان کو کبھی سمجھ نہیں پایا۔ یہ کہانی ابھی بھی چل رہی ہے، ہر اس دل میں جو لفظوں سے محبت کرتا ہے، جو کتابوں میں پناہ لیتا ہے، اور جو اندھیروں میں بھی امید کا چراغ چلانا جانتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ الفاظ کی طاقت کی ایک چیخ ہے۔ دا بک تھیف، ایک دل کو چیر دینے والی داستان جو دوسری جنگ عظیم کے سائے میں پروان چڑھتی ہے۔ اس ناول کے خالق ہیں مارکس سوزاک، ایک آسٹریلوی مصنف جنہوں نے یہ کہانی 2005 میں لکھی۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی جرمن لڑکی لیزل کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جو الفاظ چراتی ہے، کتابیں چراتی ہے، لیکن صرف بچنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے۔ مارکس سوزاک نے یہ ناول اس وقت لکھا جب وہ جنگ کے دوران انسانیت، درد اور معصومیت کی تباہی کو الفاظ کے ذریعے محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ کہانی اپنے والدین کی زبانی سنی ہوئی جنگی یادوں کی بنیاد پر لکھی، جو خود جرمنی اور آسٹریا سے تھے۔ اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ راوی موت ہے، جو خود اس جنگ کے درمیان انسانوں کو دیکھتی ہے اور لیزل کی کہانی سناتی ہے، اور شاید اس لیے یہ کہانی دوسروں سے بہت الگ اور زیادہ گہری ہے۔